कमान संभाल रहे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी को वो कुछ नारों के साथ स्वागत करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, महक भाई जिंदाबाद, महक भाई जिंदाबाद। अगली आवाज बड़े भाई महक सिंह जी की होगी। जय भीम। सर्वप्रथम मणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श मानते हुए इस प्रांगण में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवार व्यक्ति, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें और ये छोटे छोटे बच्चे जो बोल रहे हैं, इधर मेरा चेहरा देखें। अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं बाई फेस तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, बच्चों को नहीं डांटता हूं, लेकिन अगर तुम चुप नहीं रहे तो आज रात को तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें बहुत मारूंगा। तो मार खाना चाहते हो या चुप रहना चाहते हो? बताओ। चुप रहना चाहते हो तो चुपचाप होके सुन लो। जितनी भी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 2-3 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों को सुनने के लिए। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज मंगलौर विधानसभा का गांव मन्ना खेड़ी, जिसमें भीम आर्मी भारत एकता मिशन की शायद दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा ली गई, ये भी मीटिंग क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा ली जानी थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत आप लोगों को पता भी है, जानकारी भी है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मन्ना खेड़ी के लोगों ने मीटिंग की पहले से ही तैयारी की हुई है, तो फिर तबीयत खराब हो ना हो उसका कोई मायने नहीं रखता है। पहले मीटिंग जरूरी है, पहले समाज में मैसेज जाना जरूरी है, समाज को बताना जरूरी है। के लोग यहाँ पर खड़े हैं, पहले हाथ खड़ा करके बताएं कि आप लोगों ने भीम आर्मी के बारे में जाना, भीम आर्मी के बारे तब जाकर आप लोग भीम आर्मी के आज इस मीटिंग का आयोजन करा रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं कि वो भीम आर्मी के साथ में हर उस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं जब जब भीम आर्मी उन्हें पुकारेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बस अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे और भी कहीं जाना है। अब 5 मिनट के लिए गौर से मेरी बात को सुनना। देखो साथियों, आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से आपने देखा भी है, मन्ना खेड़ी में एक मामला भी हुआ था बच्चों, रात के 12 बजे, याद है ना? रात के 12 बजे चप्पल से मारूंगा, वो भी सपने मां के सामने। मैं बच्चों को कुछ नहीं कहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन रात को बहुत मारता हूँ। तो आपको पता है मन्ना खेड़ी के लोग यहाँ पर खड़े हैं कि किस प्रकार का माहौल हम लोगों के प्रति बनाया जाता है, हमें किस प्रकार से टारगेट किया जाता है, किस प्रकार से हमारे बारे में दूसरे लोग सोच रखते हैं। इस कर रहे हैं जो यहाँ पर खड़ा है, इस बहुजन समाज को ही पूरे देश के अंदर क्यों प्रताड़ित किया जाता है, क्यों ही शोषण किया जाता है, क्यों हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया जाता है, कहीं ना कहीं इसका कारण भी हमारे लोग खुद हैं। क्योंकि खुद इसलिए है कि आज लगभग 5 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के भूख प्यास नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे ही समाज के कुछ नेता, हमारे ही समाज के कुछ जो बेवकूफ किस्म के लोग हैं, वो इन बच्चों की टांग खींचने का काम करते हैं। आज ये शोषण के खिलाफ अत्याचार, ताऊ जी चुपचाप बैठ जाएं। आज ये शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ सुबह बात करूंगा ताऊ जी आपसे, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। समाज में अगर अच्छा मैसेज देना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो साथी आप लोगों के बीच में खड़े हैं, ये समाज में रात दिन मेहनत करते हैं,
लोगों को जागरूक करने का काम करता ही समाज पर शोषण अत्याचार हो जाता है तो सबसे पहले सीना तार के भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं। तो मैं इन सभी साथियों को कहना चाहता हूं, साथियों बस बात गौर से सुनना कि आज आपकी मुश्किल घड़ी में भीम आर्मी के साथी खड़े होते हैं, आपके मुश्किल वक्त में भीम आर्मी के साथी खड़े होते हैं। जब जब आप पर कोई दिक्कत परेशानी आती है तब तब आप लोग भीम आर्मी को याद करते हैं और भीम आर्मी आपकी सेवा में हाजिर रहती है। क्योंकि साथियों हमें समाज का काम करना है, इस समाज को बुलंद करना है, इस समाज को सक्षम करना है। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, सब लोग कह रहे थे बाबा पूरा, लेकिन साथियों बाबा का मिशन ये नहीं था, बाबा का मिशन ये नहीं था कि हम अपने ही लोगों की टांग खींचने का काम करें। बाबा का मिशन ये भी नहीं था कि हम किसी नशीले पदार्थ का सेवन करें। बाबा का मिशन ये भी नहीं था कि हम अपने समाज को ही नीचा दिखाने का काम करें। बाबा का मिशन ये भी नहीं था कि हम अपने बच्चों को अशिक्षित रखें। बाबा का मिशन ये था कि देश के अंदर सभी को समान शिक्षा मिले, सभी को समान अधिकार मिले। लेकिन आज इस देश के अंदर ना तो किसी को समान शिक्षा दी जाती है, ना किसी को। अभी आप लोग देख रहे हैं पूरे देश के अंदर अगर कहीं किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति पर कोई शोषण अत्याचार होता है तो उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है सिवाय भीम आर्मी के। आज भीम आर्मी इतनी ताकत में है कि भीम आर्मी पूरे देश के अंदर डंके की चोट पर अपने समाज के लोगों के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज को उठाते हैं। बहनों के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज को के लिए आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरे देश का भ्रमण करते हैं। पूरे देश में चाहे वो देश के किसी भी कोने में किसी भी भाई पर किसी भी बहन पर शोषण अत्याचार किया हो और जिस व्यक्ति ने किया हो उस व्यक्ति को उसके किए की सजा दिलवाने का काम भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी करने का काम करती है। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि देखिए आज हम पर जब शोषण होता है, अत्याचार होता है तो यही भीम आर्मी के साथी आपके लिए धरने प्रदर्शन करते हैं, यही भीम आर्मी के साथी आपके लिए रोड जाम करते हैं, यही भीम आर्मी के साथी आपके लिए लाठियां भी खाते हैं और यही भीम आर्मी के साथी आपके लिए मुकदमे भी झेलते हैं। मैं आप समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं और कुछ सुनने के लिए आए हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाज के लोगों, अगर आप लोग सवाल करना नहीं जानोगे, अगर आप लोग जब तक आप लोग सवाल नहीं करोगे, यार बैठ जाओ, जब तक आप लोग सवाल नहीं करोगे, सुन लोगे कोई सा, जब तक आप लोग सवाल नहीं करोगे मुझे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आप लोगों की सुनने वाला नहीं है। जब तक आप लोग धमाका नहीं करोगे मुझे लगता है प्रदेश की सरकार भी आप लोगों की सुनने वाली नहीं है। अभी मुझे कुछ देर पहले इसी गांव से फोन जाता है, देखिए समाज के लोग किस प्रकार से हमारे ही समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मुझे फोन जाता है इसलिए मेरी मजबूरी बनी इस गांव में आने की कि एक भाई फोन कर बोलता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि पुलिस को बोलकर मीटिंग खारिज करवा देंगे, पुलिस को बोलकर मीटिंग हटवा देंगे। इतनी औकात नहीं है किसी की, ये महक सिंह यहाँ पर खड़ा है कि मीटिंग को हटवा दे। तो आप लोग बस समझने का आपका फेर है कि ये साथी आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हर स्तर से तैयार है। कोई भी बात आती है अभी आप लोगों से सवाल पूछूंगा, अभी आप लोगों से मैं जानकारी भी लूंगा। जब कोई बात आती है इन साथियों का साथ देने की, जब कोई बात आगे बढ़ाने की, तब आप लोग पीछे कदम क्यों खींच लेते हो? क्यों ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हो जो आगे जाकर हम लोगों को बेचते हैं? ऐसे तथाकथित नेताओं के साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और कहना चाहता हूं जो विधानसभा से जाकर बोलते हैं कि भीम आर्मी उत्तराखंड के अंदर जीरो है, भीम आर्मी उत्तराखंड के अंदर कुछ नहीं है। नेता से भी कहना चाहता हूं चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, जिस दिन चाहे, जिस दिन हम चाहे उस दिन पूरे मंगलौर को इतना साथ हमें मंगलौर की जनता देती है। मेरे दलित समाज के साथी, ये मुस्लिम समाज के साथी बहुत ही मजबूती के साथ में भीम आर्मी के साथ में खड़े हैं। तो साथियों सब बात आती है इन साथियों को आगे बढ़ाने की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ये साथी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मात्र एक नेता मात्र 5 साल में वोट के समय आप लोगों के बीच में आता है। अब सवाल की बारी है, मात्र 5 साल में एक बार वोट के लिए आप लोगों के बीच में आता है, उसके बाद भी पूछता है कि नहीं पूछता है? नहीं पूछता है। क्यों पूछेगा? क्यों पूछेगा? क्योंकि वो नेता बना है पैसे के बल पर, वो नेता बना है पैसे के बल पर, और हमारे समाज ने अंधभक्ति करके उसे नेता बनाया है।
हमारे समाज चाहे पार्टी के बेस पर चाहे संगठन के बेस पर अंधभक्त होकर उसके पीछे लग जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाज के लोगों से कि जो व्यक्ति आज तक समाज में आकर जिसने आज तक समाज की लड़ाई को लड़ने का काम नहीं किया है, जो व्यक्ति समाज के लिए सड़कों पर नहीं आया है, जो व्यक्ति समाज में जाकर घर घर जाकर जिसने ये नहीं देखा है कि आज समाज के इस व्यक्ति के घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, वो कौन सी हमारी लड़ाई लड़ लेगा बताइए मुझे। हम अंधभक्ति करके उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर देते हैं क्योंकि वो पैसे के बल पर चुनकर हमारे बीच में आता है। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि जब ये लोग मेहनत करते हैं, जब ये लोग आपके लिए लाठियां खाते हैं, जब ये लोग आपके लिए सड़कें बंद करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? जो लोग आपके लिए लाठियां खाते हैं, उन्हें पता है, उन्हें समाज का दर्द है, वो आपके लिए चिंता करते हैं, आपके लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं, तो आप लोगों को भी उनके साथ में हर समय कंधे से कंधा मिलाकर तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि एक समर्पित व्यक्ति, एक समर्पित कार्यकर्ता अगर समाज में समर्पित होकर कार्य करता है और समाज की लड़ाई लड़ता है, तो लड़ाई चाहे किसी भी स्तर की हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो सामाजिक कार्यकर्ता उस लड़ाई को लड़ने का काम बखूबी करेगा। लेकिन एक तथाकथित नेता जो पैसे के बल पर हमारे बीच में आकर हमारा वोट लेने का काम करता है, हमारे वोट का गलत इस्तेमाल करने का काम करता है, खाओ कसम आप संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर पर खड़े हो, खाओ कसम कि ऐसे किसी नेता को चुनकर यहाँ से नहीं भेजेंगे जो पैसे के बल पर हमारे बीच में आने का काम करेगा। ऐसे नेता को चुनकर भेजेंगे जो रात दिन समाज में रहकर हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। क्योंकि हमें समाज में जो व्यक्ति समर्पित होकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। खाली घरों में अपनी एसी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और खाली में एसी में बैठकर भाषणबाजी करने वाले नेताओं की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति समाज की बेटियों की पीड़ा रखता हो, जो व्यक्ति समाज की बेटियों की चिंता करता हो, जो व्यक्ति समाज के बेटों की चिंता करता हो और जो व्यक्ति इस बहुजन समाज की चिंता करता हो, ऐसे नेता की आवश्यकता है। ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है कि जो सिर्फ खाली अपने घरों में बैठकर अपनी एसी में बैठकर उस एसी से बाहर नहीं आने का काम करता है, ना उस एसी से बाहर आज तक वो आया है। ऐसे नेताओं का बिल्कुल बहिष्कार करने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समाज जो यहाँ पर बैठा है, ये मेहनत मजदूरी करने वाला समाज है, ये अपने खून पसीने से कमा कर खाने वाला समाज है, इसलिए इस समाज को बहुत मेहनत का समाज कहते हैं। लेकिन साथियों, आप लोग अगर किसी कच्चे लालच में आकर टूट जाते हैं, आप थोड़े से लालच में आकर अपनी वोट का गलत इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसका भी प्रमाण मैं यही आप लोगों को देकर जाऊंगा कि अगर आपने अपनी वोट का गलत इस्तेमाल करके किसी गलत व्यक्ति को भेजने का काम किया, तो अपने 5 साल अपने बच्चों का भविष्य 5 साल अंधकार में डालने वाले हैं आप लोग। क्योंकि गलत व्यक्ति कभी आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पिट रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका शोषण हो रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ अगर फर्क पड़ता है तो इस चीज से फर्क पड़ता है कि कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक स्वार्थ है वो पूरा होना चाहिए, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को जानकारी लेनी पड़ेगी कि साथियों, आज भीम आर्मी के लोग पुलिस से फास्ट काम करते हैं कि कहीं अगर कोई मामला बढ़ जाता है, कहीं कोई मामला हो जाता है, तो तुम्हारी 112 नंबर की पुलिस बाद में आती है, ये भीम आर्मी की फोर्स पहले आ जाती है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, ये बहुत मेहनती, बहुत लगनशील मेरी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं। आप लोग बहुत मेहनत करने के बाद में आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया है। आज हम इस काबिल बने हैं कि हम यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के रहम करम की बदौलत। आज इन माताओं को भी समझना पड़ेगा कि अधिकार अगर कहीं से मिले हैं तो बाबा साहब के रहम करम की बदौलत मिले हैं, नहीं तो आज मेरी माताएं बहनें, मेरी छोटी छोटी बहनें जो यहाँ पर खड़ी हैं, अगर अधिकार मिले हैं, आज महिला डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, IAS बनती है, PCS बनती है, तो भीमराव अंबेडकर साहब के रहमो करम की बदौलत बनती है। पढ़कर देख लेना हिंदू कोड बिल, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस श्रेणी में महिलाओं को अधिकार था और किस श्रेणी में इन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने महिलाओं को रखा हुआ था। तो आज अगर कहीं ना कहीं आप लोग हर क्षेत्र में मजबूत हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। अभी निजीकरण की बात चल रही थी, 24 तारीख में निजीकरण के विरोध में एक धरना प्रदर्शन है। उस धरना प्रदर्शन में एक ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि हमने जिला हरिद्वार से ज्ञापन जो है प्रत्येक विधानसभा वाइज ज्ञापन लगा रहे हैं। और
प्रत्येक जिले से ज्ञापन लगेगा तो उस ज्ञापन में आप लोगों को पहुंचना चाहिए। निजीकरण आप लोगों को बता दूं, अभी 2017 की बात है ना, 2 अप्रैल 2017 की जब भारत बंद हुआ था, 2 अप्रैल भारत बंद किया था। क्यों किया था? SC/ST एक्ट में बदलाव हुआ था, इसलिए करा था ना। अब उन लोगों को एहसास हो चला है कि अगर इस बहुजन समाज पर तुम डायरेक्ट प्रहार करोगे, यानी कि सामने से वार करोगे, तो ये मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जब आरक्षण की बात आती है तो सब लोग चिल्लाते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। सच में ही आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश में समानता है ही नहीं। जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। अगर मैं कहता हूं, मैं समर्थन में जाता हूं कि आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन सबसे पहले जातिवाद खत्म करो। जो पूरे देश के अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, उस जातिवाद को खत्म करो, आरक्षण बाद में खत्म होगा। लेकिन ये लोग जातिवाद को खत्म करना नहीं चाहते, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को प्रहार कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर पीछे से वार कर रहे हैं। अब सुन लीजिए पीछे से वार कैसा होता है। जिस प्रकार से ये निजीकरण कर रहे हैं, आरक्षण वैसे तो ये लोग सामने से खत्म नहीं कर सकते हैं, तो ये हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उनका निजीकरण कर रहे हैं, उन्हें दूसरे लोगों के हाथ में नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब जब रेलवे निजीकरण हो जाएगा, रेलवे दूसरे के हाथ में चला जाएगा, अगर मैं पढ़ लिख कर रेलवे का कोई अच्छा कर्मचारी अधिकारी बन जाता हूं, तो मैं अपने इंट्रेंस के बेस पर, मैं अपने काबिलियत के बेस पर वहां पर चुनकर जाता हूं। लेकिन अब क्या होगा? अब बात आती है आरक्षण की। ये जो है इनडायरेक्ट वे में आप लोगों का आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं। जब रेलवे को निजीकरण कर दिया जाएगा, जब वो किसी की निजी संपत्ति हो जाएगी, तो मालिक की मर्जी पड़े तुम्हें रखे, मालिक की मर्जी पड़े तुम्हें ना रखे, है ना। मालिक की मर्जी पड़े तुम्हें निकाल दे, मालिक की मर्जी पड़े तुम्हें रख ले। तो इस निजीकरण का आप लोगों को विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, अगर निजीकरण हो जाता है, ये पूरी तरह से अपनी चाल में सफल हो जाते हैं, तो निजीकरण से तुम्हारा आरक्षण बिल्कुल खत्म। क्योंकि निजीकरण में प्राइवेट फील्ड में, प्राइवेट क्षेत्र में आप लोगों को आरक्षण नहीं है। बताओ मुझे, किसी प्राइवेट कंपनी में जाता आरक्षण मिलता है? नहीं मिलता ना। तो फिर तो सरकारी विभाग अगर खत्म हो गए, उन्हें प्राइवेट कर दिया गया, उनका निजीकरण कर दिया गया, तो आप लोगों को आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वो आप लोगों को रखे ना रखे उनकी मर्जी है। तो इसका विरोध आप लोगों को में, अगर आप भी गलत फहमी है, जो साथी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि मेहनत करने के बाद वो अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, तो सच्ची बता रहा हूं, तुम गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हो। इससे अच्छा तो कोई बिजनेस करो, तुम गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले इस निजीकरण का विरोध करो। तैयारी में 1 घंटा कम हो जाए, लेकिन 24 तारीख में घरों से निकलकर इस निजीकरण का विरोध इसलिए करना पड़ेगा कि जो तैयारी तुम कर रहे हो, उस तैयारी के बेस पर तुम्हें सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट ना मिले। उस तैयारी के बेस पर तुम्हें सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट ना मिले। इसलिए इसका निजीकरण का विरोध करना बहुत जरूरी है। अगर निजीकरण हो गया और तुम लोग तैयारी करते रहो, तुम खुद अपना गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि प्राइवेट में तो भैया जिस अधिकारी के नीचे काम करोगे, वो अपना जो है वो अपने सिस्टम से काम कराएगा। फिर उसकी मर्जी पड़ेगी तुमसे पानी पिलवाएगा, उसकी मर्जी पड़ेगी तुमसे फाइल उठवाएगा। फिर काम करने के लिए, पगार लेने के लिए तो काम करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है और पूरी तरह से इस निजीकरण का विरोध करना है। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, जितनी भी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से आप लोग अपने घर परिवार में पूरी तरह से आप लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। तो अपना जो पैसा है, जो आप लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, उसे गलत जगह इस्तेमाल ना करें, उसे गलत जगह इस्तेमाल ना करें। क्योंकि मैंने देखा है अपने मंदिरों में तुम 1 साल में मत्था टेकने के लिए आते हो, लेकिन दूसरों के मंदिरों में तुम हर रोज मत्था टेकने के लिए चले जाते हो। क्या वो लोग भी तुम्हारे मंदिरों में मत्था टेकने के लिए आते हैं? तो तब नहीं आते हैं। मैं किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं और किसी भी देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं उन पर टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। मैं उन पर टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं।
क्योंकि अगर मैं जितना भी उनके बारे में बोलूंगा, उनका प्रचार करूंगा, मेरे बाबा साहब का विचार इतना महान है, मेरे बाबा साहब का विचार इतना मजबूत है कि मेरे बाबा साहब का विचार एक साइड और 33 करोड़ एक साइड बराबर। ठीक है, भारी मिलेगा पलड़ा, बाबा साहब के विचारों का पलड़ा भारी मिलेगा। तो बाबा साहब के विचार अपनाने का काम करें, बाबा साहब को अपने घर घर तक ले जाने का काम करें, बाबा साहब का संविधान अपने घर घर तक ले जाने का काम करें। जिस संविधान को बाबा साहब ने इतनी शिद्दत से लिखकर तैयार किया है, इतनी मेहनत की है, ये खाली इसलिए नहीं लिखा, ये समाज को अगर तुम गलत मैसेज दे रहे हो तो सिर्फ इसी वजह से समाज बदनाम है कि शाम को पीकर टल्ली हो जाते हैं हमारे समाज के लोग कुछ। तो इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, इस चीज को त्यागना पड़ेगा। ये लड़के भी तो यहाँ पर खड़े हैं, रात के 12-12 बजे तक मीटिंग करते हैं, इनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ होगी, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ त्याग कर 12-12 बजे तक आप लोगों के बीच में मीटिंग करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, फैमिली में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर रात दिन आप लोगों के बीच में मेहनत करते हैं, लेकिन आपको किसी से मतलब ही नहीं होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं कि हम भीम आर्मी के साथ हैं। माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, किसी को नहीं, एक बार जोर से कोई नहीं बोलेगा मेरे साथ जय भीम, सिर्फ माताएं और बहनें बोलेंगे कि हम भीम आर्मी के साथ तैयार है। जय भीम बोलना बस, जय भीम, जय भीम। चलो अब सभी साथियों से विदा चाहता हूं और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस सभा के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने गांव में और आज इस मीटिंग का आयोजन कराने वाले ग्राम अध्यक्ष भाई